नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। इसरो के खाते में आज जुड़ेगी एक और उपलब्धि। सुबह 8:54 पर श्रीहरिकोटा से LVM-3M6 मिशन के जरिए ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का होगा प्रक्षेपण। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की सुनवाई के लिए 4000 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर की आज से ट्रेनिंग। 5 जनवरी को चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बीच भी होगी अहम बैठक। आधिकारिक दौरे पर तुर्की पहुंचे लीबिया के सेना प्रमुख समेत 4 अन्य की विमान हादसे में मौत। दोनों देश करेंगे दुर्घटना के कारणों की जांच। लीबिया के प्रधानमंत्री ने हादसे को बताया दुखद और दर्दनाक। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा और बिगड़ते सुरक्षा हालात पर भारत सरकार बेहद गंभीर। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर कड़ी आपत्ति दर्ज की। और खेल की खबरों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। श्रृंखला में बनाई 2-0 की बढ़त। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात विस्तार से। इसरो आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसका मकसद बिना टावर या फाइबर के स्पेस से सीधे स्टैंडर्ड स्मार्टफोन को 4G 5G इंटरनेट सेवा देना है। यानी इसके सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद उपयोगकर्ता दूर-दराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों से भी सभी वीडियो कॉल कर सकेंगे और इंटरनेट आसानी से ब्राउज कर सकेंगे। 4G 5G की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट का नाम ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 है। ये अगली पीढ़ी का सैटेलाइट है जो दुनिया भर के स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड देगा। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि 6100 किलो वजनी ये संचार उपग्रह LVM-3 के प्रक्षेपण इतिहास में पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया जाने वाला अब तक का सबसे भारी पेलोड होगा। श्रीहरिकोटा से आज सुबह 8:54 पर इसकी लॉन्चिंग का समय निर्धारित है। ये उड़ान LVM-3 का 6ठा परिचालन मिशन है। वहीं भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आकाश एनर्जी मिसाइल के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। इन परीक्षणों में मिसाइल ने PSQR के सभी मानकों को पूरा किया। DRDO ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की है। पोस्ट के मुताबिक ट्रायल के दौरान आकाश एनर्जी मिसाइल ने विभिन्न दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया। इनमें सीमा के पास कम ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्य और लंबी दूरी व अधिक ऊंचाई वाले लक्ष्य भी शामिल थे। स्वदेशी RF सीकर और सॉलिड रॉकेट मोटर से लैस आकाश एनर्जी मिसाइल सिस्टम को विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से निपटने में सक्षम बनाया गया है। ये सफलता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मानी जा रही है। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां SIR के बाद मतदाताओं की सुनवाई के लिए 4000 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर को आज से प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में कुल 31,18,424 लोगों की सुनवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के संचालन के लिए 4600 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए। प्रत्येक सुनवाई केंद्र पर 11 टेबल होंगी, जहां प्रतिदिन 1650 लोगों की सुनवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि सुनवाई पंचायत कार्यालयों या नगर पालिकाओं में नहीं होगी, बल्कि इसकी बजाय नगर पालिका और पंचायत क्षेत्रों में स्थित अन्य सरकारी भवनों में होगी। और वहीं जिन मतदाताओं के मिडिल नेम में गड़बड़ी के कारण ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए थे, उनके नाम सुधारने का प्रस्ताव CEO ऑफिस की तरफ से आयोग को भेज दिया गया है। और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच 5 जनवरी को चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बीच अहम बैठक भी होगी।
नए साल की शुरुआत में ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के बीच ये बैठक 5 जनवरी को होगी। इस बैठक में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती और उनके उपयोग को लेकर चर्चा होगी। साथ ही इस बार का चुनाव कितने चरणों में कराया जाए, इस पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और अपने दौरे के पहले दिन वो अटल कन्वेंशन सेंटर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित एकल काव्य पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कानून में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए विकसित भारत जी राम जी की शुरुआत की है। इस नए कानून के अनुसार अब ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी, जो पहले सिर्फ 100 दिन थी। साथ ही इसका फोकस केवल अस्थायी मजदूरी पर नहीं बल्कि स्थायी आजीविका पर भी है। इस बदलाव से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मजदूरों को अब अपने गांव में ही काम करने का मौका मिल सकेगा। उन्हें दूर शहरों में रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के गांवों में इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखा जा रहा है। 100 दिन काम करते रहे, अब 125 दिन, तब मनरेगा रहा। ये जानित है कि सरकार 100 दिन का रोजी दिए रहा, आज 125 दिन का रोजी हो गया और फायदा हो गया बा। सरकार बढ़िया काम की है बा। पहले था कि हम लोग 100 दिन काम करने के बाद हम लोग बाहर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम पूरा अपना रोजगार इधर ही कर रहे हैं। गांव में रह के प्रधान जी हमारे हैं, श्री कमलेश कुमार गुड्डू प्रधान जी, उनके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी काम करवा रहे हैं अच्छे से। अब हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। श्री राम जी नाम से उसको किया गया है और उसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मिलने के वो है, जिससे मजदूर भी प्रोत्साहित हैं और उससे काम भी ज़्यादा होगा। सतत कृषि को बढ़ावा देने और सहकारिता आधारित कृषि मॉडल को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड आज हरियाणा के पंचकुला में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का विषय सहकार से समृद्धि, सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका रखा गया है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुरलीधर मोहोल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर अमित शाह दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर प्लांट और जाटूसाना हैफर्ड आटा मिल का लोकार्पण करेंगे। वो हरियाणा के सहकारी बैंकों के लाभार्थियों को रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड का वितरण और हरियाणा कुबको द्वारा बनाए गए MPACS के अध्यक्षों को पंजीकरण प्रमाण पत्रों का वितरण करेंगे। केंद्रीय मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में हो रही विभिन्न गतिविधियों पर आधारित पोर्टल का भी लोकार्पण करेंगे। इस सम्मेलन में पैक्स के सुदृढ़ीकरण, जलवायु अनुकूल कृषि, आधुनिक तकनीक और किसानों की आय स्थिरता पर विशेष चर्चा होगी। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वैज्ञानिक प्रयोगों को सटीकता के साथ पूरा करने में सफलता पाई है। शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट आइला नाम से ऐसा AI एजेंट तैयार किया जो प्रयोगशाला में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता निशांत सौरभ की ये बेहद ही खास रिपोर्ट। अब तक चैट GPT जैसे AI मॉडल मुख्य रूप से दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने, सवालों के जवाब देने और डेटा का विश्लेषण करने में मदद करने वाले डिजिटल सहायक के रूप में काम करते रहे हैं। लेकिन IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे को आगे बढ़ाते हुए दुनिया में पहली बार ऐसा AI एजेंट विकसित किया है जो मानव वैज्ञानिकों की तरह ही वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम है। शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट आइला नाम के इस AI एजेंट को तैयार किया है, जिसकी मदद से प्रयोगशालाओं में शुरुआत से अंत तक वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सकते हैं।
it has a AI agentic framework where you give simple instructions in English language and it will convert it to a code and then perform the experiments and give you the output of the experiments. What is the importance of this? There are several experimental facilities across the country which are available, but you require experienced human resource to actually perform those experiments. अभी आइला जैसा सिस्टम हो गए तो you can just use this and that will make the experiments very easy to perform. आइला AI एजेंट बिना रुके बिना थके कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग स्वतंत्र रूप से यानी बगैर किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूरा कर सकता है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने दिखाया कि आइला किस प्रकार एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जैसे जटिल प्रयोग मानव वैज्ञानिकों की तरह ही सटीकता के साथ कर सकता है। प्रयोग के दौरान ये रियल टाइम निर्णय लेने और परिणामों का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करने में भी पूरी तरह सक्षम है। तो आइला एक ऐसा फ्रेमवर्क है तो जो आपका अगर आप उसमें कोई भी काम आपको करना है, मतलब कोई भी काम जो कि ये अभी के लिए हमने इसको AFM के साथ कनेक्ट किया है, तो AFM में जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है तो वो सब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स है, जो फील्ड्स में आप देखेंगे मतलब जहाँ पे मटेरियल्स का कैरेक्टराइजेशन करना है तो वो सब काम आप ये AFM से करवा सकते हैं। तो ये इसका मतलब मेन एप्लीकेशन है। किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग को सटीकता के साथ पूरा करने के लिए प्रशिक्षित लोगों की जरूरत पड़ती है जिन्हें विषय की पूरी समझ हो। आइला ये काम बिना किसी ट्रेनिंग के स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जरिए देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शोध को बढ़ावा दे रही है, IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं की ये पहल आने वाले समय में विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH 3+ मसाला। मसाले सच MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। तीनों कॉलेज में। डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली NCR में मेट्रो पिछले 23 साल से लाइफलाइन का काम कर रही है। 2002 में आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कर दिल्ली में आवागमन को सुगम बनाने का काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में दिल्ली मेट्रो का तेजी से विस्तार हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। 24 दिसंबर 2002 दिल्ली में आवागमन के लिए एक छोटी सी शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल फीता काटा और दिल्ली समेत देश को मिला भविष्य की ओर दौड़ता सपना, दिल्ली मेट्रो।
शाहदरा से 30 हजारी तक महज 8.4 किलोमीटर की पटरी और सिर्फ 6 स्टेशन। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये शुरुआत एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी शहरी परिवहन कहानियों में बदल जाएगी। लेकिन असली रफ्तार, मेट्रो का असली विस्तार पिछले 11 सालों में आया। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब दिल्ली मेट्रो की लंबाई 194 किलोमीटर थी। मेट्रो की 6 लाइनों में करीब 140 स्टेशन थे और आज 2025 में दिल्ली मेट्रो बन चुका है 352 किलोमीटर लंबा विशाल नेटवर्क, जिसमें 257 स्टेशन और 10 रंग बिरंगी लाइनों का जाल है, जो दिल्ली को नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ से जोड़ता है। पिछले 11 साल में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क जहां दोगुना हुआ है, वहीं आज औसतन 67 लाख के करीब यात्री हर दिन यात्रा करते हैं। 2013-14 में ये आंकड़ा सिर्फ 22 लाख था। दिल्ली मेट्रो का विस्तार देश के लिए एक उदाहरण बनकर उभरा। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, आज 21 शहरों में मेट्रो है। ये सभी विकास कार्य विकसित भारत के उस रोड मैप का हिस्सा है, जो आज हर देशवासी के लिए एक मिशन बन चुका है। मोदी सरकार के समय में दिल्ली मेट्रो का फेज 3 विस्तार शुरू हुआ। इस दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिले। साल 2017 में जनकपुरी वेस्ट से बॉटनिकल गार्डन तक मैजेंटा लाइन शुरू की गई। ये भारत की पहली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो है। इसके बाद 2018 में मजलिस पार्क से शिव विहार तक पिंक लाइन शुरू हुई। ये 59 किलोमीटर की लंबाई के साथ दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन है। ग्रे लाइन साल 2019 में शुरू हुई, जो द्वारका से नजफगढ़ तक 4.3 किलोमीटर लंबी है। साल 2021 में इसे ढांसा बस स्टैंड तक बढ़ाया गया। इसके अलावा वायलेट लाइन और रेड लाइन का भी विस्तार हुआ। लेकिन मोदी सरकार की योजना यहीं नहीं रुकी। फेज 4 के तहत 2029 तक 103 किलोमीटर नई लाइनें और 83 नए स्टेशन जोड़े जाएंगे। आज हर कोई ये सुनकर गर्व करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब भारत में है। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। जैसे जैसे दिल्ली मेट्रो 2030 तक 450 किलोमीटर के करीब पहुंच रही है, एक बात साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं रही, ये विकसित भारत की धड़कन बन चुकी है, जहां हर स्टेशन प्रगति की कहानी कहता है और हर सफर भविष्य की ओर एक नई छलांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मशहूर कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का 88 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को नई संवेदना और नई दृष्टि दी। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती है को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया। विनोद शुक्ल पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उनका रायपुर एम्स में इलाज चल रहा था और कुछ समय पहले बीमारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ दौरे पर उनसे मुलाकात भी की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अपनी सहज और सशक्त रचनाओं से गद्य और पद्य को अत्यंत समृद्ध करने वाले रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल जी के निधन से साहित्य जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। पीछे छूट गए और तथा हताश हो रहे समुदायों और व्यक्तियों के प्रति संवेदना एवं चिंता का भाव उनके लेखन को विशेष अर्थवत्ता
प्रदान करता है। उनके परिवारजनों और असंख्य प्रशंसकों के लिए मैं हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में अपने अमूल्य योगदान के लिए वो हमेशा स्मरणीय रहेंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर अपने शोक संदेश में लिखा कि प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन साहित्य जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सादगीपूर्ण लेखन और सरल व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध विनोद कुमार शुक्ल जी अपनी विशिष्ट लेखन कला के लिए सदैव याद किए जाएंगे। मेरी संवेदना उनके परिजनों, प्रशंसकों और असंख्य पाठकों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। और बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां तुर्की में भीषण विमान हादसे में लीबिया के सैन्य प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की मौत हो गई है। विमान में सवार 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार शाम उस समय हुआ जब लीबियाई प्रतिनिधिमंडल तुर्की की राजधानी अंकारा से आधिकारिक दौरे के बाद अपने देश लौट रहा था। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दिबेवा ने इस घटना को दुर्घटनापूर्ण और बेहद दुखद बताते हुए कहा कि ये लीबिया के लिए एक बड़ी क्षति है। हादसे के बाद अंकारा एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और कई उड़ानों को अन्य स्थानों पर डायवर्ट भी किया गया। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को भारत सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को कल एक बार फिर तलब किया। ये एक हफ्ते के भीतर दूसरा मौका है जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी दूत को बुलाकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब कल ही बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर भारत में बांग्लादेशी राजनयिक मिशनों के बाहर हुई घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेशी उच्चायुक्त को ढाका में बिगड़ते सुरक्षा हालात और वहां स्थित भारतीय उच्चायोग को मिल रही संभावित धमकियों को लेकर भारत की गंभीर चिंता से अवगत कराया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कट्टरपंथी तत्व भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा चुनौती पैदा करने की खुलेआम बातें कर रहे हैं। और अब बात खेलों से जुड़ी खबरों की, जहां भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के साथ खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने जीत के लिए 128 रन का लक्ष्य रखा, जिसे टीम इंडिया ने 11.5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 129 रन बनाकर हासिल किया।
भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों पर 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 69 रन बनाए। वहीं ऋचा घोष 1 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि श्री चरणी और वैष्णवी शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी आंचल के साथ। नमस्कार।